दर्पण हिंदी पाठमाला 6 पाठ 18 जेल में मेरे मित्र। उसकी सफेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु से मैं परिचित हो गया था। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़े ध्यान से देखते थे। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत उचित न थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। मैंने पाया कि वो तो जीवों से भरा हुआ था। ये सब रेंगने, फिसलकर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। ऐसा कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। मैं देहरादून जेल की उस छोटी सी कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे यह मेरा ही घर हो। मैं उसके कोने कोने से परिचित हो गया। मैं चींटियों, सफेद चींटियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी देखा करता था। छिपकलियां इन कीड़ों की तलाश में शाम को बाहर निकल आती थीं। शिकार पर झपटते हुए वे एक दूसरे से भिड़ती थी और अपनी पूंछ हिलाया करती थी, जिसे देखकर मुझे बड़ा आनंद आता था। जहाँ कहीं आसपास पेड़ थे, वहाँ गिलहरियों के झुंड मजे से घूमते रहते थे। गिलहरियां बिल्कुल न डरती और साहसपूर्वक हमारे पास आ जाती थी। वे इधर से उधर भागती मानो एक दूसरी से आगे बढ़ने का खेल खेल रही हो। मुझे उनकी अटखेलियां देखने में बड़ा आनंद आता। लखनऊ जेल में घंटों बिना हिले डुले मैं एक ही आसन में बैठे बैठे पढ़ा करता था। एक गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी तथा मेरे मुंह की ओर देखने लगती थी। फिर वो मेरी आंखों की ओर गौर से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ। वो मुझे क्या समझती रही, मैं नहीं बता सकता। मैं जरा सा हिलता कि वो भयभीत होकर भाग खड़ी होती। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे पेड़ों से नीचे गिर जाते थे। उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित जगह पर ले जाती थी। कभी कभी बच्चे खो जाते थे। मेरे एक साथी ने इस प्रकार गिलहरियों के खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था। एक दिन मैंने कुछ शोर सुना। हाय, ये गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे कहीं मर ही न जाएं। मैं उधर गया तो देखा कुछ कैदी खड़े अरे अरे हाय हाय कर रहे थे। मैंने उन बच्चों को देखा तो निश्चित हो गया, वे जीवित थे। मैंने कहा, तुम सब इन बच्चों को घेरे खड़े हो, इनकी माँ इन्हें लेने कैसे आ सकती है? चलो हम बरामदे में बैठकर देखते हैं। मैंने कैदियों को बताया कि मैं रोज इन गिलहरियों को देखता हूँ। कई बार इनके बच्चे वृक्ष की टहनी से नीचे गिर जाते हैं। इनकी माताएं फुर्ती से नीचे आती हैं, बड़े ध्यान से इन्हें गेंद की तरह गोल गोल कर मुंह में दबा लेती हैं और फिर पेड़ पर ले जाती हैं। संध्या का समय था। धीरे धीरे रात होने लगी, परंतु माँ गिलहरी न आए। मैं चिंतित हो उठा, कुछ तो करना होगा। कैदी उन बच्चों को उठाकर मेरी कोठरी में ले आए। पांडे जी आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, न तो ये पत्ते चबा सकते हैं और न ही इन्हें रोटी का चूरा करके खिलाया जा सकता है। कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें? दूसरे ने सुझाव दिया कि इन्हें बोतल से दूध पिलाया जाए, पर कैसे? जेल में बोतल कहाँ? फिर वे इतने छोटे थे कि बोतल से तो दूध पी न सकते थे। उनका पालन पोषण करना कठिन समस्या बन गई थी। सब सोच में पड़े थे कि मेरी दृष्टि पेन में स्याही भरने वाली नली पर पड़ी। मैंने नली को उठाया और सबको दिखाते हुए कहा, इसे बनाते हैं बोतल। फिर शुरू हुआ नली से दूध पिलाने का प्रयास। पर नली से दूध की बूंद कभी बच्चों की नाक पर गिरती और कभी जमीन पर। कभी बच्चे मुंह ही न खोल पाते और कभी हम नली को स्थिर न रख पाते। सब परेशान थे कि जल्दी ही दूध न पिलाया गया तो ये बेचारे मर जाएंगे। जेलर रामप्रसाद जी भी यह सब देख रहे थे। उनके मन में कोई विचार कोरा था और वे भागते हुए वहां से चले गए। क्षण भर में हाथ में रुई लिए आए। नली में दूध डाला, उस पर रुई लपेटी। रुई दूध से गीली हो गई और गिलहरी का नन्हा बच्चा रुई चूसने लगा। चूस चूस कर बच्चे ने नली का पूरा दूध पी लिया। इसी तरह बाकी दोनों बच्चों को भी दूध पिलाया गया।
हम सब इतने प्रसन्न थे मानो विश्व जीत लिया हो। अब ये तीनों बच्चे हमारे जेल परिवार के चहेते सदस्य थे। अल्मोड़ा की पहाड़ी जेल को छोड़कर जिन जिन जेलों में भी मुझे रखा गया, वे सब कबूतरों से भरी रहती थी। हजारों की संख्या में वे कबूतर शाम को आकाश में फैल जाते थे। वहाँ मैना भी रहती थी। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। मैं उन दोनों को खिलाया पिलाया करता था। वे इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें खाना मिलने में जरा सी देर हो जाती तो वे मेरे समीप आकर बैठ जाते और जोर से ची ची करके अपना भोजन मांगने लगते थे। उनके इशारे और उनकी ची ची सुनकर बड़ा आनंद आता। नैनी जेल में हजारों तोते थे। एक बहुत बड़ी संख्या मेरी बैरक की दीवारों पर रहा करती थी। उनकी प्रेम भरी बातचीत देखने वाली होती थी और उनकी नोक झोंक सुनने का आनंद तो अनोखा ही था। देहरादून में सैकड़ों प्रकार की चिड़िया थी। वे गाती, चहचहाती, मधुर ध्वनि करती थी। इनमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार रहती थी। उसकी कुहू कुहू सुन हम इतने आनंदित हो उठते और भूल जाते हम जेल में हैं। बरेली जेल में तो बंदरों की अच्छी खासी आबादी थी और उनकी किस्में देखने योग्य थी। एक घटना ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। एक बंदर का बच्चा किसी तरह हमारी बैरक में आ गया। वो फिर दीवार पर न चढ़ सका। वार्डनों और कैदियों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और एक रस्सी से बांध दिया। ऊंची दीवार के ऊपर से उस बच्चे के माँ बाप ने ये देखा। वे गुस्से से भर गए। एकाएक उनमें से एक बड़ा और मोटा बंदर खी खी करता नीचे कूदा। उसने भीड़ पर सीधा आक्रमण किया। निस्संदेह ये बहुत ही बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डन और कैदी हाथों में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। साहस की विजय हुई। मनुष्यों की भीड़ डरकर भाग गई और उनके डंडे वहीं